नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें पर्यावरण अध्ययन का क्लीन स्वीप समझाऊंगा मैं। ये उत्तर प्रदेश यूपी टीईटी 2019 का है, यानी कि पिछला जो यूपी टीईटी हुआ था उसी का ये पर्यावरण जो है अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है डियर। प्रीवियस ईयर ये थोड़ा हार्ड था, पिछले बार का जो यूपी टेट था पर्यावरण का सबसे हार्ड सेक्शन था। तो आइए आज इसी सेक्शन पर डिस्कशन करते हैं और 30 प्रश्नों की इस श्रृंखला में मैं आपको पूरा शिद्दत से एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार आप इस वीडियो पर अचानक से अगर पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। क्या बंबई से थाने के बीच चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, या बंबई से पुणे के बीच? तो 1853 में जो भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी डियर, वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। लेकिन अगर पूछ ले कि कौन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जब ये ट्रेन की शुरुआत हुई भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई, और इसी डलहौजी के काल में ही हमारे देश में डाक सेवा का भी प्रचलन किया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया होता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, या हरिद्वार में? तो एशिया की बात आई है डियर, और एशिया का सबसे बड़ा जो विशाल पशु मेला है डियर वो होता है सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है? तो सोनपुर बिहार में पड़ता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बिहार में पड़ता है सोनपुर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, यानी ENIC, राष्ट्रीय एकता परिषद। NIC का जो फुल फॉर्म है डियर वो लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है डियर, तो याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, वही NIC के प्रेसिडेंट होते हैं डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया था। समता के अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता का जो अधिकार का अनुच्छेद है डियर वो मिलता है 14 से 18 के मध्य। ए ऑप्शन इसका सही था, प्रश्न आया था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह प्रश्न बहुत छकाया हुआ था डियर एग्जाम में। किस देश में लचीला संविधान लागू है, प्रश्न आ गया था। तो अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर भारत लगा के चले आए, जो कि गलत था। भारत का जो संविधान है मैं आपको बता दूं, वो लचीला और कठोर का क्या मिश्रण है। कुछ चीजें हैं लचीली हैं, लेकिन कुछ चीजें भारत के संविधान में अगर करना है तो वो कठिन है। जैसे भारतीय संविधान में कोई संशोधन कर लेना है आपको, तो आप उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पूर्ण बहुमत होना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट की मोहर लगना चाहिए, तब वो कानून बनता है, और ये थोड़ा कठिन कार्य है। तो कुछ हद तक जो है भारत की कुछ प्रोसेस क्या आसानी से हो जाती हैं, और कुछ कार्यक्रम थोड़ा कठिन होते हैं। तो भारत का जो संविधान है डियर वो लचीले और कठोर का मिश्रण माना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया था किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो सबसे लचीला संविधान ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम था। यूनाइटेड किंगडम सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही सबसे लचीला संविधान विश्व का लागू है डियर। तो इसका जो सी ऑप्शन था यूनाइटेड किंगडम वही सही था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? क्या गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैंगा में, या टुंड्रा प्रदेश में? तो जो रेनडियर है डियर ये आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है, और रेनडियर जो है ये टुंड्रा प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आर्कटिक जो है टुंड्रा प्रदेश में आता है, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कहीं कहीं टैंगा भी मिलता है, लेकिन मैं बता दूं आपको टुंड्रा एकदम बेस्ट है, और आयोग ने टुंड्रा को ही सही माना है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन, प्रेरीज, या पंपास? तो जो कंपास है डियर ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं था। एकदम आसान था ये प्रश्न, देखते ही आपने कंपास टिक कर दिया होगा, क्योंकि आपने कंपास घास को कभी पढ़ा ही नहीं हुआ होगा। डाउन, प्रेरी, पंपास आपने पढ़ा होगा, लेकिन कंपास कोई जो है प्रेरी या शीतोष्ण घास का प्रदेश होता ही नहीं। तो आपने इसको टिक कर दिया होगा, आशा करता हूं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो वो था एशिया महाद्वीप, जहां की हमारा देश भारत भी पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। एशिया महाद्वीप बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और वही एकदम सही था। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया था, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई आपको पता ही है कि आज छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? क्या विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, पंचायती राज संस्थाओं में है या लोकसभा में है? तो यह प्रश्न भी छकाने वाला था। और भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है डियर, वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर पूछ ले कि कितने % का आरक्षण है पंचायती राज में महिलाओं को, तो आप बताएंगे कि 33% का जो आरक्षण है वो पंचायती राज में महिलाओं को दिया गया है। और पंचायती राज की शुरुआत अगर पूछ ले सबसे पहले किस प्रदेश से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और दूसरा प्रदेश कौन था, तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने जो है दूसरे नंबर पर पंचायती राज को लागू किया गया था। और पंचायती राज को जो त्रिस्तरीय बनाने में भूमिका अदा की थी वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से 1973 में इसको लागू किया गया था डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में थारू जनजाति निवास करती है। क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? तो ये प्रश्न भी, इसमें 2 विकल्प सही थे और आयोग ने अंततः 2 को सही माना, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट उत्तर है डियर, वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ही जो है थारू जनजाति पाई जाती है। लेकिन उत्तराखंड में भी थारू जनजाति निवास करती है, तो इसलिए इसके जो ए और बी दोनों ऑप्शनों को आयोग ने सही माना था। और दोनों विकल्प में से कोई भी टिक किया था उसको दोनों को नंबर मुहैया कराया था आयोग ने। तो जो थारू जनजाति है, मैं आपको बता दूं, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की किसी जमाने में एक विशिष्ट जनजाति थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे जो बड़ी जनजाति बनी वो गौड़ बनी, लेकिन गौड़ को पीछे करके अभी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील बन गई है डियर। पूछ सकता है इस बार की यूपी टेट में कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है वर्तमान में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था बता चुका हूं, पंचायती राज में है। अगला प्रश्न आया था, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल आपको बनाना है डियर, तो राज्यपाल की जो उम्र का निर्धारण है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राज्यपाल की जो उम्र का निर्धारण है वो 35 वर्ष मानी गई है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये एक सुमेल करने वाला प्रश्न आया था डियर, तो देखिए, भारतीय संघ में ही प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। और जो नगर निगम का मुखिया होता है डियर, उसे हम मेयर कहते हैं और ग्राम पंचायत को सरपंच कह देते हैं। ऐसे आपको मिला लेना था। तो ए का ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। कहां पर देख रहा है ए का ए? तो बी ऑप्शन में, और वही एकदम सही था। इसका एकदम आसान था यह प्रश्न डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये प्रश्न उलझा हुआ आया था, इसमें भी कई बच्चों ने गलत कर दिया था डियर। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? इस विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रथम प्रयोग ज्यादातर बच्चों ने जम्मू कश्मीर को मार दिया था, जो कि गलत था। इस ऑप्शन के हिसाब से केरल में सबसे पहले 356 लागू किया गया। लेकिन अगर पूछ ले भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था, तो वह पंजाब में लगाया गया था। लेकिन ऑप्शन में पंजाब नहीं था। अगर पंजाब होता तो वही परफेक्ट होता। ऑप्शन में केरल था, यानी कि दूसरे नंबर में केरल में लगा था। और इस ऑप्शन के हिसाब से केरल ही सही उत्तर था इसका डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो इस प्रश्न में भी आयोग ने उपर्युक्त सभी को सही कर दिया था। हालांकि इसमें के 2 ऑप्शन नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं, बाकी एक ऑप्शन नगर निगम द्वारा नहीं लगाया जाता। गृह कर ये नगर निगम द्वारा लगाया जाता है और मनोरंजन कर भी नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। लेकिन चुंगी कर नगर निगम का कोई कर नहीं है डियर। लेकिन आयोग ने उपर्युक्त सभी को दे दिया, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही थे, इसलिए आयोग को उपर्युक्त सभी पर नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो अजैविक होने का एक ही लक्षण था, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता वायरस, और यही इसके अजैविक होने का लक्षण था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, तो जो फलों को पकाने में हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है वो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन, और अगर कहीं कहीं एसिटिलीन भी दे देता है तो वो भी सही है। इथिलीन भी दे दे वो भी सही है। इथाइलिन भी दे दे वो भी सही है। तो आप नोट रखिएगा, फलों को पकाने में इथिलीन एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है डियर। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। देखिए डियर, ये ऐसा प्रश्न था किसके 3 ही विकल्प आपको सही लग रहे होंगे। एक तो एजोक्टोबैक्टर भी सही है, राइजोबियम आपने पढ़ा होगा जो मटर की पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही करता है। और क्लास्ट्रीडियम भी सही है। लेकिन आयोग ने इस पर कॉमन अंक नहीं दिया डियर। आयोग ने जो इसका उत्तर सही माना है वो एजोटोबैक्टर को मान लिया था। इसको डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से अचल जीव का उदाहरण है, मतलब जो चल नहीं पाता, क्या लीच है, काइटन है, इंकस है या यूप्लेक्टेला है? तो अचल जीव यूप्लेक्टेला है डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है, तो जो प्रोटीन अणु होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है डियर, बता दूं आपको, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है डियर। बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्लैंड पूछ लिया था डियर। तो यकृत आप जानते ही हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, जिसे हम अब मानव शरीर की क्या जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कह देते हैं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी था वो सारस क्रेन था डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो डियर है ये ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसका ए ऑप्शन आयोग ने सही मान लिया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानसूनी वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है डियर। बात करते हैं इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की, जो कि 30वां प्रश्न है। यूपीटेट 2019 का ये प्रैक्टिस सेट था। कॉर्बी एंगलांग पठार का विस्तार कहाँ है? तो कॉर्बी एंगलांग जो पठार का विस्तार है डियर, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये यूपीटेट के 30 मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए, जो कि पिछले 2019 का यूपीटेट था, जो कि 8 जनवरी को आयोजित कराया गया था। और मैं बता दूं, अभी तक जितने यूपीटेट 2011 से संचालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसकी दृष्टि से जो ये 2019 का यूपीटेट का पर्यावरण का पेपर था, अभी तक का सबसे हार्ड पेपर था डियर। इसमें जो है आपने देखा होगा कि पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा प्रश्नों को नहीं पूछा गया, ना ही कोई दिवस आया, ना ही कोई प्रोटोकॉल अधिनियम आया। इसमें जो ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए गए, वो ज़्यादातर सेक्शन जो था वो बायोलॉजी से अटैचमेंट किया गया, यानी कि जूलॉजी और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए डियर। तो इस प्रश्न ने इस प्रैक्टिस सेट ने काफ़ी बच्चों को परेशान किया था पिछली बार की यूपीटेट में। लेकिन आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर मेरे एक्सप्लेन से प्रभावित हुए हैं, मेरे एक्सप्लेन से आप एक एक पॉइंट को समझ गए हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जो एक बार दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर निरंतर उपलब्ध कराता रहता हूँ। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।